हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवशक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए सामाजिक विज्ञान प्लस विज्ञान का जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कवर कर चुके थे और आज जो कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम सभी। और आप सभी को बताना चाहते हैं, अभी एप्लीकेशन पे बिहार डीएलएड के लिए क्लासेस आपको दिया जा रहा है, जहां बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक कर सकें और आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा सके। तो जाइए आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संपूर्ण आपको तैयारी करवाया जा रहा है, बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करना है कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर को आपसे कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, जो कि सबसे अधिक वेटेज ये दोनों सब्जेक्ट से रहने वाला है। तो आप सभी इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, कुल 5 वंशों ने राज्य किया था। कौन कौन सा था? तो पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, तब तुगलक, तब सैयद, तब लोधी वंश था। लोधी वंश के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो कुल 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। देखिए गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है फ्रेंड। तो देखिए लोहा निकेल जो है पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? क्रोड का माना जाता है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो कई बार आप सभी को बताएंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहां पे? बिहार में पड़ता है चंपारण जिला, वहीं पर हुआ था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये किसान से संबंधित ये सत्याग्रह था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है फ्रेंड। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को हम सभी 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन बताइएगा आप सभी, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आप सभी से कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। इल्तुतमिश कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद कह लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो इसका मुरम्मत करवाया था, मतलब कि कुछ भाग टूट फूट गया था, तो जिसका मुरम्मत किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, तो वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शरद चंद्र चटर्जी। तो याद रखिएगा आप सभी, देवदास उपन्यास के जो लेखक है फ्रेंड वो कौन है? शरद चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम सभी रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्माधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा आप सभी, यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए आपसे बताएंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था फ्रेंड, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बताएंगे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर। और नारा से संबंधित एक प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। चलिए आपसे बताएंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का नीति अनुसार सही क्रम है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए हुमायूं कौन थे। तो
बाबर का पुत्र थे हुमायूं, ध्यान रखिएगा। इसके दौरान जो लड़ा गया युद्ध था वो देवड़ा का युद्ध था, चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था, सरहिंद का युद्ध था। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर है। हुमायूं को ही किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था, जो कि बिहार का शासक था उस समय का, शेरशाह सूरी। और हुमायूं को पराजित किया था और मुगल वंश में घुसा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो मारा का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो डी राइट आंसर है ताराबाई। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे इनमें से सभी समस्याएं, यानी कि पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये सभी जो है कि क्या है? लघु उद्योग की समस्याएं हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड। तो देखिए, आप सबको पता होना चाहिए, भारत में हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो क्या चीज पे पड़ा था? खाद्यान्न पे पड़ा था, यानी कि गेहूं और चावल। गेहूं और चावल में सबसे अधिक गेहूं पे पड़ा था, क्योंकि गेहूं का उपज सबसे अधिक बड़ा था। और सबसे कहां पे पड़ा था, किस राज्य में? तो पंजाब में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये था 1966 से 67, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में। और कभी कोई क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो ए राइट आंसर है चीन में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे छठा स्थान है, ध्यान रखिएगा, कॉफी उत्पादन में। सबसे अधिक भारत में कॉफी कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो कर्नाटक राज्य करता है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, और ये 4 वर्ष का ही योजना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो उच्चतम वृद्धि दर जो रहा था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो YB रेड्डी थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो याद रखिएगा आप सभी, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी फ्रेंड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात की वस्तु है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चाय है। तो भारत की निर्यात की वस्तु क्या है? चाय। सबसे अधिक निर्यात करता है भारत, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। चीन सेल फोन का सबसे अधिक उत्पादक करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो क्या चीज का होता है? तिलहन का होता है सबसे अधिक उत्पादन भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो कितने जोन में है? 17 जोन में विभाजित है, याद रखिएगा आप सभी।
ऑप्शन में सी राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1970 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारतीय जो है कि चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, यानी कि भारत सबसे अधिक चमड़े का जो निर्यात करता है वो किसको करता है, तो ये करता है इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, ए राइट आंसर है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है, राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो फ्रेंड आपसे को पता होना चाहिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संसदीय प्रणाली। फ्रेंड संसदीय प्रणाली जो है ये किस देश से ली गई है, इंग्लैंड देश से ली गई है भारत के संविधान में। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए यहीं से राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका की शक्ति को भी ली गई है, ध्यान रखिएगा इंग्लैंड से ही ली गई है। याद रखिएगा संसदीय विशेषाधिकार यहीं से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, ये चीज को गौर कीजिएगा आप सभी, द्विसदनीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से ही ली गई है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। मूल अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ली गई है। देखिए इंग्लैंड से ही एकल नागरिकता को भी लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड देश से ही लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी इंग्लैंड से ही लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से लिया गया और संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो ये कहां से अपनाई गई है, इंग्लैंड से ही अपनाई गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड वो 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान ने जो लोकतंत्र अपनाया है वो अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए फ्रेंड अभी पता होना चाहिए आप सभी को योजना आयोग को चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया, इसका नाम नीति आयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है, ए राइट आंसर है 14 है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास, ध्यान रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी मामला होगा वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सी राइट आंसर है फातिमा बीबी थी, ध्यान रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है, सी राइट आंसर है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है,
तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो स्रोत लिया गया है, सबसे अधिक जो चीज लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? देखिए आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक राजकीय आपातकाल, उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। राजकीय और राष्ट्रपति शासन तो अभी तक लग चुका है, पर वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है रांची में, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होना चाहिए? तो नोट कीजिएगा आप सभी, मैक्सिमम 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। पर कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। अगर यही पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका भी 5 वर्ष होता है, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, ध्यान रखिएगा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उम्र कम से कम उसका 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा से बनना चाहता है तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी जो राज्यसभा से बनेगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का। लोकसभा से बनेगा तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पर उम्र 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। देखिए अगर पंचायत समिति या राष्ट्रपति यानी ग्राम पंचायत जो होता है उसका चुनाव जो लड़ा जाता है उसके लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब लोहा है, ध्यान रखिएगा। तो भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा में सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते हुए, यानी कि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, तब एल्युमिनियम, तब लोहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी भूप्रपट्टी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? तो डी राइट आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत है, ध्यान रखिएगा। गंगा का उद्गम स्थल जो कहें तो वो उत्तराखंड है, और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है फ्रेंड? तो ये झील का नाम है हुसैन सागर, याद रखिएगा आप सभी, हुसैन सागर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है हुसैन सागर। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सी राइट आंसर आएंगे 7516.5 किलोमीटर जो है फ्रेंड वो द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगर मुख्य भूमि की तट रेखा की बात किया जाए तो वो 6100 किलोमीटर है, यानी कि ये पोजीशन से लेके ये पोजीशन तक जो है फ्रेंड वो कितना है 6100 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये तट रेखा की बात किया जा रहा है 6100 किलोमीटर है। पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह यहाँ पे है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, ये सभी को मिलाकर कितना है 7516.5 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान ये क्षेत्र आता है और इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है?
तो ये दक्कन का पठारी भाग है, ध्यान रखिएगा संरचनात्मक रूप से। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के सीट में हम सभी कुल 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज के ये 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज के इस सेट के सवाल आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।